नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी जीएस की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भारत का आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें अब तक हम लोगों ने जो हमारा टॉपिक था यूरोपियों का भारत आगमन, भारत जो यूरोपीय कंपनियां आई थीं, इस क्रम में हम लोगों ने अब तक देखा कि सबसे पहले भारत आने वालों में पुर्तगाली, इसके बाद डच और फिर अंग्रेज, और अंग्रेज़ों के बाद हम लोग आज चर्चा करेंगे डेनिसों का, यानी कि जो डेनमार्क के लोग थे उनका भारत आगमन, ठीक, या डेनिस। और इसके बाद आएंगे आपके फ्रांसीसी, इसको डेनिस लिख लें। तो इस प्रकार से ये यूरोपीय जो भारत आए थे उनका एक क्रम है। अगर हम कंपनी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें कि जो पूर्व के देशों के साथ, यानी भारत के साथ या भारतीय उपमहाद्वीप जो पूरा है कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, उसके साथ व्यापार करने के लिए जो कंपनियां इस्टेब्लिश की गई, यदि हम उनकी बात करें तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर हम कंपनियों की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो नंबर 1 पर पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। नंबर 2 पर अंग्रेज आ जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना पहले हुई थी। अंग्रेज भारत आए जरूर लेट थे, है ना, ठीक। तो अंग्रेज़ों का क्रम आ जाएगा, उसके बाद फिर डच, और इसके बाद फिर डेनिस, और सबसे आखिरी में फ्रांसीसी। तो कंपनी इस्टेब्लिशमेंट का एक क्रम है और भारत उपमहाद्वीप में प्रवेश का यह क्रम है। ये दोनों आपको दिमाग में रखना है। पुर्तगाली, डच और अंग्रेज़ों के भारत आगमन पे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे डेनिस का आगमन। डेनिस यूरोप का ही एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। वर्तमान समय में इसकी राजधानी कोपनहेगन है, कैपिटल है इसकी, राजधानी कोपनहेगन है। यहाँ के लोगों को ही हम लोग डेनिस बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ के लोग भी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। यह 1616 ईस्वी में भारत में आए और सबसे पहले 1620 ईस्वी में त्रावणकोर, जिसका नाम ट्रैकोबार था, वहाँ पर उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर 1676 में श्रीरामपुर, जिसे श्रीरामपुर के नाम से आप जानते हैं, बंगाल में स्थित है, वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ उन्होंने स्थापित की। इसके बाद 1620 में त्रावणकोर, 1676 में श्रीरामपुर में। लेकिन यह कंपनी भारत में जो कंपनियों की प्रतिस्पर्धा थी अंग्रेज़ों के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में, बाकी जो भारत के लोकल राजा थे, जो देसी राजा लोग थे, इनके बीच में हमेशा एक संघर्ष की स्थिति थी। तो इस संघर्ष में यह कंपनी अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत नहीं कर पाई और अंततः 1845 ईस्वी में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थीं उसको सब बेच करके, किसको बेचा इन्होंने? अंग्रेज़ों को बेच करके यह वापस अपने देश चले गए, ठीक। तो बहुत ज़्यादा डेनिसों से प्रश्न नहीं पूछा जाता। हाँ, आने का क्रम यदि आपसे पूछा जाएगा तो 4th नंबर पे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच हम जानते हैं, आपको पहले ही मैंने बताया था कि एक देश जिसका नाम हॉलैंड था और वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? नीदरलैंड। राजधानी इसकी एम्स्टर्डम है, ठीक। तो ये दूसरे नंबर पर डच आए, तीसरे नंबर पर अंग्रेज भारत आए और चौथे पर ये डेनिस। इस क्रम में आपको याद रखना होगा। और फिर इसके बाद आएंगे फ्रांसीसी भारत में 5वें नंबर पे। तो ये डेनिसों से जुड़ा हुआ जो कुछ फैक्ट था वो हमने आपको बताया। अब हम चलते हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन देखते हैं। यूरोप की अन्य कंपनियों के तुलनात्मक रूप से फ्रांसीसी बहुत बाद में भारत आए, लेकिन वास्तव में यदि किसी यूरोपीय शक्तियों ने अंग्रेज़ों के लिए सामने चुनौती प्रस्तुत की तो फ्रांसीसियों ने की। लेकिन 3 युद्ध होंगे जो हम आगे देखेंगे, अंग्रेज़ों की भारत विजय। तो उसमें हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध है, अंग्रेज कर्नाटक प्रथम, कर्नाटक द्वितीय, कर्नाटक तृतीय। यह युद्ध कर्नाटक युद्ध जरूर है, लेकिन यह अंग्रेज यह युद्ध जो है 2 विदेशी शक्तियों के बीच में लड़ा जाता है, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में। और इन तीनों युद्धों में लगभग फ्रांसीसियों की हार है और अंग्रेज़ों की विजय है, और इसी कारण से फ्रांसीसियों का भारत में पैकअप हो जाता है। तो अभी उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अभी देखते हैं फ्रांसीसियों का आगमन।
चलिए, डेनिसों के बाद फ्रांसीसियों का भारत आगमन देखते हैं हम इसको। तो आप देखिए, सन 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वां, है ना, ये बुर्बोर राजवंश था, बुर्बोर राजवंश का ही शासक था लुई 14वां। इसी के मंत्री कोलबर्ट के ही प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, जिसका नाम क्या था, फ्रैंकेस देश से इंडेस ओरिएंटलिस, है ना, यह नाम था, ये फ्रेंच भाषा में फ्रैंकेस देश इंडेस ओरिएंटलिस इस कंपनी का नाम था। आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी से समझ सकते हैं कि स्थापना हुई। यह जो कंपनी थी यह पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यह पूर्ण रूप से सरकार के द्वारा ही संरक्षित यानी कि सरकारी कंपनी थी। इसके सारे निर्णय, सारा सब कुछ गवर्नमेंट लेती थी, सरकार ही लेती थी, यानी कि राजा और उसके मंत्री लेते थे। यह इसकी विशेषता थी जो इसके पतन का कारण भी बनेगी, है ना। आगे देखेंगे, 1668 ईस्वी में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा सूरत में, किस स्थान पर, सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। कब की गई थी, 1668 ईस्वी में भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई, सूरत में हुई। कब हुई, 1668 ईस्वी में, और फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा किया गया, यह व्यक्ति थे। इसके बाद आप देखेंगे, गोलकुंडा की जो रियासत थी उसके सुल्तान से अनुमति लेकर या अधिकार पत्र लेकर के, गोलकुंडा से ही सुनहरा फरमान प्राप्त किया था अंग्रेजों ने भी और इन्होंने भी। तो गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेकर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है, मछलीपट्टनम, ठीक, तो मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री की स्थापना की गई। सेकेंड फैक्ट्री यानी कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ की गई, 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में। पहली 1668 में सूरत में, दूसरी 1669 में मसूलीपट्टनम में। सन 1667 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन, ये कंपनी के डायरेक्टर हैं फ्रैंको मार्टिन महोदय, इन्होंने वलीकोंडापुरम के सूबेदार हैं शेर खां लोदी, इनसे कुछ गांव प्राप्त किए, ठीक, इनसे क्या किया, कुछ गांव प्राप्त किया, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा, पांडिचेरी। वर्तमान समय इसी का नाम क्या है, पुदुचेरी, ठीक। तो फ्रांसीसी बस्ती जो इस्टेब्लिश की गई इन्हीं गाँव में, यानी कि पांडिचेरी में इस्टेब्लिश की गई। पांडिचेरी में ही एक किला बनवाया गया जिसका नाम फ्रांसीसियों द्वारा बनवाया गया था, तो फोर्ट लुई रखा गया, ठीक। लुई इनके राजा का नाम था। फोर्ट लुई नामक किला किसने बनवाया, फ्रांसीसियों ने बनवाया। कहाँ पर, पांडिचेरी में। और पांडिचेरी वलीकोंडापुरम के कुछ गाँव को मिला करके उसका नाम पांडिचेरी किसने रखा था, फ्रांसीसियों ने रखा था। प्राप्त किसने किया था पांडिचेरी को, तो सूबेदार शेर खां लोदी से इन्होंने प्राप्त किया था। आगे देखते हैं, सन 1673 ईस्वी में बंगाल के नवाब शाइस्ता खां से इन्होंने किराए पर स्थान लिया, चंद्रनगर को। किस पर लिया था, किराए पर, ठीक। और यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की, और यहीं पर जो कोठी थी उसका नाम इन्होंने क्या रखा, फोर्ट ओरिलियंस, है ना, फोर्ट ओरिलियंस। तो इस तरीके से फ्रांसीसी अपने व्यापार को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। आगे चल करके आप देखेंगे कि सन 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर अधिकार कर लेते हैं। फिर सन 1725 ईस्वी में जो मालाबार तट है, यानी अगर हम भारत के मैप में इसको देखें तो जो हमारा ये पश्चिमी तट है इस पर, है ना, तो इस तट पर आप देखेंगे 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर, माहे पर और फिर कराईकाल पर। 1725 में माहे पर अधिकार कर लेते हैं और 1739 ईस्वी में कराईकाल पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। यानी कि अब धीरे धीरे व्यापार से इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और 1742 ईस्वी के बाद 1742 ईस्वी के बाद फ्रांसीसी कंपनी व्यापार के साथ साथ अब वह भारत के जो राजा लोग हैं उनके स्थानीय शासकों के कामों में भी, यानी राजाओं के कामों में भी हस्तक्षेप करने लगते हैं। यानी अब वो कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती है और भारत में वो अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। इसी में एक गवर्नर के रूप में
फ्रांसीसी से डुप्ले आता है, फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में डुप्ले आता है और 1742 ईस्वी के बाद यह भारत में फ्रांस के साम्राज्य को विस्तार रूप देना चाहता है, यानी कि फैलाना चाहता है, इस्टेब्लिश करना चाहता है। ठीक, और इसी क्रम में फ्रांस के साम्राज्य विस्तार के क्रम में ही फ्रांसीसियों का संघर्ष आप देखेंगे अंग्रेज़ों से होगा। फ्रांसीसियों का संघर्ष किससे होगा? अंग्रेज़ों से होगा, क्योंकि जिस कर्नाटक क्षेत्र में संघर्ष हो रहा है वह कर्नाटक क्षेत्र इस समय कोरोमंडल तट तक फैला हुआ था और मुख्यतः लड़ाइयाँ जो तटों पर ये शहर होते थे, नगर होते थे, जिन्हें हम बंदरगाह नगर कहते हैं, इन्हीं पर अधिकार को लेकर के ही होता था, क्योंकि समुद्र के रास्ते ही व्यापार था और यह स्थान ही क्या है, कोठी बनाने के लिए या माल गोदाम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते थे। तो कोरोमंडल तट तक कर्नाटक क्षेत्र विस्तृत था। इसी कर्नाटक के अधिकार को लेकर के फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में भिड़े। इस क्रम में 3 युद्ध हुए, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। और इन 3 युद्धों में मतलब 20 वर्षों के संघर्ष में अंततः अंग्रेज़ों की विजय होती है और फ्रांसीसियों की हार होती है और फ्रांसीसी साम्राज्य विस्तार यहीं से कम हो जाता है, बंद हो जाता है और फ्रांसीसी सैन्य शक्ति के रूप में भारत में नहीं रहते, व्यापारिक कोठियाँ इनकी बस्तियाँ रहती हैं और अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार होता है। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों का भारत में अंत हो जाता है इन 3 युद्धों के बाद, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध। तो ये आपके सामने फ्रांसीसियों का आगमन और उनके पतन की छोटी सी कहानी रही। यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रथम फ्रांसीसी कंपनी, द्वितीय पांडिचेरी है ना, फोर्ट लुई नामक किला कहाँ पर है, चंद्रनगर में कौन सा किला है, फोर्ट ओरिलियन। तो इन प्रश्नों को हमने आपके सामने रखा। अब नेक्स्ट चैप्टर में जब हम चर्चा करेंगे अंग्रेज़ों की भारत विजय, उसमें हम देखेंगे कि अंग्रेज़ किस किन शक्तियों से टकराते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले अंग्रेज का बंगाल पर अधिग्रहण, अंग्रेज़ों का फ्रांसीसियों से टकराव, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध की चर्चा करेंगे, कौन किसके साथ रहा, युद्ध में किसकी विजय हुई, किस संधि के तहत कौन सा युद्ध, है ना, ये बार बार पूछा जाता है। सेंट टोमे की लड़ाई, बाकी बहुत सारी चीज़ें जो देख कर लगता है नहीं कुछ अलग होगा, बहुत आसान से प्रश्न होते हैं। बंगाल अधिग्रहण के बाद हम एक मैसूर है, मैसूर का भी हमने आपको जिक्र किया था कि मैसूर कैसे हैदर अली के नेतृत्व में आम सामने आया। तो हैदर अली और अंग्रेज़ों का संघर्ष है। हैदर अली के बाद उसका लड़का टीपू भी मोर्चा संभालता है और युद्ध को लड़ता है। इसके बाद अंग्रेज मराठों से लड़ते हैं और अंग्रेज सिख युद्ध। ठीक, इस तरीके से इन प्राथमिक चुनौतियों के बाद आप देखेंगे कि लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाएगा और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले चैप्टर में हम लोग इस युद्धों की और संधियों की चर्चा करेंगे। थैंक यू, रेगुलर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ग्रुप में, और यदि कुछ आपको आवश्यक लगता है तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए।